प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्रकाश क्या है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम समझेंगे। यह हमारे बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हर साल आता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो खुद अदृश्य होता है, अर्थात वह स्वयं प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, अर्थात दूसरी वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप लोग यदि अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रख दें और उसे देखेंगे तो आपको वह वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन यदि हम टार्च जला करके उसे देखेंगे तो टार्च से निकली प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ेंगी और उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देने लगेगी। ठीक उसी प्रकार का उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें ग्रास पर पड़ती हैं और ग्रास से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें इस बच्चे तक पहुंचती है और इस बच्चे को ग्रास दिखाई देने लगता है। आगे है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ क्या होता है हम देख लेते हैं। किसी तरंग का एक कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कण यहाँ पर श्रृंग पर स्थित है, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचने में यह जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका तरंग दैर्घ्य कहेंगे, जिसे हम लैम्डा के द्वारा, ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण है कि प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु नहीं है, अर्थात कोई भी द्रव्य उपस्थित नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों की समान होती है, मतलब डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर का मतलब होता है द्वितीय प्रकृति। द्वितीय प्रकृति तरंग एवं कण, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। जैसे प्रकाश की तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेंस के द्वारा किया गया और प्रकाश के कण की व्याख्या हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। हाइगेंस महोदय ने कौन थे, इसे हम देख लेते हैं। हाइगेंस 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत, अतः इन्होंने प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना है, तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो प्रकाश कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार बताए गए हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग धूप में शीशे को चमकाए होंगे, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आपके शीशे पर पड़ती है तो वह शीशे से परावर्तित होकर के जिस दिशा में आप किए रहेंगे उसी दिशा में वह चला जाएगा। तो यह घटना क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पर एक चित्र आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक दर्पण लगाया गया है, टार्च से प्रकाश को डाला गया है और यह इस बिंदु से वापस इसी तरफ लौट जाती है। इस घटना को हम परावर्तन कहेंगे। देखिए, जो प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं और इस बिंदु से दर्पण पर जो अभिलंब खींचा गया है उसे नॉर्मल अथवा अभिलंब कहेंगे। इस बिंदु की ओर आने वाले प्रकाश की किरणों को आपतित किरण अथवा इंसिडेंट रे कहेंगे और इस बिंदु से परावर्तित होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण को हम आपतन कोण कहेंगे या इंसिडेंस एंगल कहेंगे और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो नियम क्या कहता है हम देख लेते हैं। नियम यही है,
आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पर ये जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में अर्थात एक ही सरफेस में उपस्थित होते हैं। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यह भी एक आसान टॉपिक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अथवा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश समांग माध्यम में चलता है तो वह तो एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट ऑफ लाइट चलता है, लेकिन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ऊपर का माध्यम क्या है, एयर है, और नीचे का माध्यम क्या है, ग्लास है। तो यहाँ प्रकाश की किरणें हवा से और ग्लास में प्रवेश करती है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु O पर टकराती है, इस वजह से इसे आपतन बिंदु कहेंगे। और चूंकि आपतन बिंदु को और आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहेंगे। इस बिंदु से जो अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम आपतन कोण कहेंगे। और यहाँ से यदि माध्यम समांग होता तो यह प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन माध्यम समांग नहीं है, नीचे दूसरा माध्यम आता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे ऊपर के माध्यम वायु है जो कि एक विरल माध्यम है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणों को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था यदि वो समांग माध्यम में हो, लेकिन वो समांग माध्यम में नहीं है, अतः वो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी। ये नियम नंबर 1 के हिसाब से। नियम नंबर 2 के हिसाब से क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में जा रही हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाएंगी। जैसे देखिए, ऐसे सीधे आना था, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, अर्थात जो आपतन कोण होगा अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। अगला है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। यह प्रयोग आप लोग घर पर बैठकर देख सकते हैं। अगला है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब आप खुले आसमान में तारों को देखेंगे तो वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लगभग हर साल आता है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, तारे टिमटिमाते हुए अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देते हैं। और इसे दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका कारण ये हो जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक हैं, इस वजह से अपवर्तन की घटना नहीं हो पाती है। अगला उदाहरण है कि जल में डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ऐसा आप लोग पेंसिल वगैरह जल में रख कर भी देख सकते हैं। बाल्टी में पानी रखें तो वह भी अपनी तली से ऊपर दिखाई देती है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य दिखाई देना। तो सूर्योदय के 5 मिनट पहले, अर्थात जब सूर्य निकलता है उससे 5 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है और डूबने से 5 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। यह घटना अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों को पता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब यह प्रकाश की किरणें दूर हटते हटते ठीक है उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण क्या होता है कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में आपतन कोण कितना है, IC है
और अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो यहाँ पर जो IC होगा उसे हम क्रिटिकल एंगल अर्थात IC कहेंगे। अगला है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण आपतन कोण के क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है और हम इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं, प्रकाश ऐसे ऐसे जाती है और यहाँ से इस प्रकार से लौट आती है उसी माध्यम में, अर्थात वह दूसरे माध्यम में जाए ही ना, हम उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देख लीजिए। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। पानी में पड़ी हुई परखनेली चमकीली दिखाई देती है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है और प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।